नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है। हुआ कुछ यूं कि वही अपने उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में तारीख थी 25 दिसंबर 2024, सवेरे 10 बजे रामनगर थाना क्षेत्र के एक सुजाबाद चौकी क्षेत्र, रामनगर थाने का सुजाबाद चौकी क्षेत्र के स्कूल में सवेरे सवेरे जब स्कूल खुला तो उसके कंपाउंड में, उसके परिसर के भीतर एक बोरी पड़ी हुई थी, जिसे जो संदिग्ध सी लग रही थी। स्कूल के जो चौकीदार थे, उन्होंने और टीचर्स ने जब इसे देखा, पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई, उस बोरी को खोल कर देखा गया। उसमें एक 8 साल की बच्ची का शव था, नग्न शव था। हड्डियों को तोड़कर उसे बांधा गया था ताकि जगह कम ले और बोरी के भीतर आराम से उसे पैक किया जा सके। देखते ही बिल्कुल जैसे सन्नाटा हो गया। तुरंत ही पता लग गया कि कल शाम को ही करीब 10 बजे के आसपास घर वालों ने इस बच्ची की गुमशुदगी लिखवाई थी। आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये बच्ची थी, नाबालिग थी, 8 साल की थी, इसलिए इसका नाम और ऐसे किसी स्थान का नाम लेना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा कि इससे इसकी बच्ची की आइडेंटिटी का पता लग जाएगा। ये बिल्कुल प्रतिबंधित है कि आप किसी छोटी बच्ची या अल्पवयस्क बच्ची के यौन संबंधी अपराधों के सिलसिले में उसके नाम या ऐसी कोई बात न उजागर करें जिससे उस बच्ची की पहचान हो सके। बहरहाल वो 200 मीटर दूरी पर ही उसका घर भी था। घर वालों को तुरंत बुलाया गया जिन्होंने गुमशुदगी लिखवाई थी, और तुरंत ही पता लग गया कि ये किसका शव है। परिजनों ने तुरंत शव की शिनाख्त कर ली। उस समय मोहल्ले वालों का, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब किसी छोटी बच्ची के साथ कोई अपराध होता है और खासकर इस तरह का अपराध, तो पूरा इलाका वो उस बच्ची की सहानुभूति में इकट्ठा होता है और बड़ा उग्र होता है। कारण उसका ये कि सबको अब उस बच्ची में जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अपने घर की बच्ची को उससे रिलेट करते हैं कि कल को हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा होगा, या हमारी वाली के साथ या हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बहरहाल वहाँ पर लोग उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि कल शाम को ही हम लोगों ने इसकी गुमशुदगी की सूचना लिखवाई थी, और अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया होता तो शायद ये सुबह की जो घटना हुई है, जो उसकी लाश मिली है, ऐसा न हुआ होता। जाम कर दिया, वो बॉडी को वहाँ से हटाने नहीं दिया कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई जा सके। खैर, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे और उन्होंने उनको समझा बुझा कर, यह आश्वासन देकर कि हम जल्दी ही इसके जो बच्ची के हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। बहरहाल इतने आश्वासन के बाद परिजन राजी हुए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ ले जाया गया, पोस्टमार्टम हाउस। बहरहाल पुलिस एक्टिव हो गई, आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे, और शाम होते होते एक व्यक्ति उसे ले जाता हुआ दिखाई पड़ा कि वो उसे अपने साथ ले जा रहा है, उसकी और अपने घर के भीतर ले जा रहा है। बहरहाल घर की पहचान हुई और उस आदमी की पहचान हो गई। उसका नाम इरशाद था। उसने, जब उसे पकड़ा गया, उसने फौरन अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि मैं नशे का आदी हूँ। जैसा उसने बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, और सवेरे बच्ची जब घर से निकलकर दुकान की तरफ जा रही थी, मेरी निगाह उस पर पड़ गई। मैंने उसकी रैकी की, फिर लौटते समय बहाने से अपने घर के बाहर उसे रोक लिया, फिर उसे अपने घर के भीतर खींच लिया। घर के भीतर खींचने के पीछे उद्देश्य
उसका ये था कि उसके भीतर का शैतान जाग गया और उसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी शुरू कर दी। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दरिंदगी की। थोड़ी देर में जब उसे जो करना था उसने कर लिया, तो उसे ये एहसास हुआ कि ये अभी छूट कर जाएगी हमारे चंगुल से तो तुरंत मेरा नाम घर वालों को बताएगी और फिर पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। इस परेशानी से बचने के लिए, या उसका जो गिल्ट है उसको लगा कि अगर ये जिंदा बच गई तो हम परेशानी में पड़ेंगे, फौरन उसका गला दबाकर घर के भीतर ही उसकी हत्या कर दी। घर में ही उसने ढूंढा, उसे प्लास्टिक की एक जैसे यूरिया वाली बोरी होती है वो बोरी मिल गई, उसमें उसको भरने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची कद में थोड़ा लंबी थी, लिहाजा उसको उस बोरी में भरने में उसे दिक्कत हो रही थी। बर्बरता से उसने उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी, कूल्हे से भी और घुटने से भी, और फिर उसे सटा के रस्सी में बांध दिया और तब वो आराम से बोरी के भीतर चली गई। बोरी को पैक कर दिया। बोरी को पैक करने के बाद उसने उसे वहीं पर घर में ही एक कोने में रख दिया। रात होने का इंतज़ार किया और रात होते ही उसे वो कंधे पर रखकर ले गया और स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचते ही फेंक कर बाउंड्री के भीतर उस बोरी को वो भाग आया। सीसीटीवी फुटेज में उसे बहुत आसानी से पहचान लिया गया कि ये वही व्यक्ति है। उसे और वो सुजाबाद चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला था। नाम था उसका मोहम्मद। वो भागने की फिराक में था, उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी पहचान भी हो गई थी और पुलिस ने तेजी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया। तमामी विवेचना और सबूतों के आधार पर जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो 11 महीने की अवधि में ही अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। घटना के 11 महीने बाद ही सारी अदालती कार्रवाई पूरी करके उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम के बारे में जो विधि संवाददाता होते हैं अखबारों के, उन्होंने लिखा है कि जैसे ही उसे फांसी की सजा सुनाई गई कोर्ट में, चूंकि अभियुक्त का मौजूद होना आवश्यक होता है जब प्रोनाउंसमेंट किया जाए, जजमेंट सुनाया जाए, वो मौजूद था। ये सुनते ही कि उसे फांसी हुई है, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अदालत में ही कहने लगा कि अब मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, इस बार मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन आप समझते हैं कि जब इतनी लंबी अदालती कार्रवाई और जो परिशीलन किया जाता है गवाहों का और सबूतों का, उसके बाद ही इस तरह की सज़ा सुनाई जाती है। इसमें कोई हियर से, या यूं कह लें कि इसको कभी, चूंकि फांसी की सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट इसे कहते हैं, इसलिए इसमें कोई कोर कसर कोई भी अदालत नहीं छोड़ती है जिसमें किसी को डाउट हो। बहरहाल उसे जब फांसी की सज़ा हुई, रोया गिड़गिड़ाया, उससे कोई फ़र्क उसको पड़ा नहीं और अदालत ने एक एक करके सभी गवाहों के और सबूतों के आधार पर कैसे कैसे ऐसा किया गया, क्योंकि जो बताया गया था कि ये 24 दिसंबर की शाम को 7 बजे अपने घर से निकली थी कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद लापता हो गई थी। घर से ही 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूल की बाउंड्री वॉल के भीतर बोरी में बंद इसकी नग्न लाश बरामद हुई थी। आज की घटना। अब आप ये देखिए कि बच्ची 8 साल की, हत्यारा, बलात्कारी हत्यारा 25 साल का, नशे का आदी। बच्ची पर निगाह पड़ी तो उसने उसे बहाने से घर के बाहर रोका और जबरदस्ती घर के भीतर खींच लिया, उस पर अत्याचार किया, बलात्कार किया, और फिर उसे जब ये महसूस हुआ कि अभी ये यहाँ से निकलते ही मेरा नाम अपने घर वालों को बता देगी, पुलिस हम तक पहुँच जाएगी, उसने फौरन गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी लाश को बोरी में भरने लगा तो कद थोड़ा ज़्यादा होने के कारण वो बोरी में नहीं आ रही थी, तो निर्ममता से उसके पैर की दोनों मोड़ों की, यानी घुटने और कूल्हे के मोड़ की हड्डियों को
दबा कर तोड़ दिया। उसे एक पतले से डोरे में, पतले से सुतली में एक बांध के जैसे इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके और फिर उसी बोरी में डाल दिया और बाउंड्री के भीतर, स्कूल की बाउंड्री के भीतर फेंक दिया। अब देखिए ये कि कामांधता एक ऐसा रोग है जो युवा पीढ़ी के भीतर जहर की तरह फैल रहा है। कितनी कितनी घटनाएं हो गई हैं कि, और उसका कारण वही मोबाइल फ़ोन। आसान है, इंटरनेट सस्ता है, आपने चार्ज करा लिया, इंटरनेट का जो शुल्क होता है वो भरवा लिया, रिचार्ज जिसे कहते हैं, और उसके बाद जहाँ चाहिए वहाँ बैठ के जो चाहिए वो देख लीजिए। इसमें देखते समय अगर आसपास कोई 2 फीट की दूरी पर भी है तो उसे पता नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं। आप घर के भीतर भी घर वालों की नज़र चुरा के उसकी मोबाइल के स्क्रीन को अपनी तरफ करके अगर कुछ देख रहे हैं तो जब तक वो नज़दीक आएगा, झांकने की कोशिश करेगा, आप स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसलिए उसको पता नहीं लगता। तो सिर्फ एक आवश्यकता है इस तरह की चीज़ों को देखने की, एकांत होना। एकांत होना बड़ा आसान है। घर के भीतर से निकलिए बाहर, पार्क में चले जाइए, सड़क के किनारे बैठ जाइए, बस स्टैंड पर बैठ जाइए, रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, जहां पीछे की तरफ दीवार हो, पीछे से कोई देख न पा रहा हो, आराम से आप बैठ के जो चाहिए वो देख लीजिए। तो और दूसरा, खासकर ये जो इस तरह के एडिक्टेड क्रिमिनल होते हैं वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है जो उपलब्ध है इंटरनेट पर, ये उसके आदी होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, वही विजुलाइज करते हैं और जब भी मौका मिलता है वो बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि ये समस्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ये बहुत पुरानी है। जब से ये इंटरनेट, जब से ये सस्ता इंटरनेट, जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स या आईफोन जब से आया है, तब से ये एक समस्या की तरह बनकर उभरा है। भारत सरकार ने इस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर जिस पर ये प्रतिबंध है कि आप एंड्रॉयड से ये वाली साइट एक्सेस करके ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं, उसी में आप उसकी तोड़ भी आपको उसी मोबाइल में मिल जाएगी। अब तो ये है कि आपको मोबाइल में कुछ ढूंढने के लिए हाथों को और उंगलियों को तकलीफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्च ऑप्शन में जो वॉइस ऑप्शन आया है, बोलकर किसी चीज़ को खोज लेना, उसने भी इन लोगों का काम और आसान कर दिया है कि ये जरा सा भी फुसफुसा के जुबान चलाइए आप वॉइस सर्च के ऑप्शन पर और आपके सामने आपका रिजल्ट हाजिर होगा। आप आसपास भी जरा सा कभी कभी देखिए कि अब तो लोग फ़ोन बुक में किसी का नाम या नंबर खोजने के लिए वो भी कीबोर्ड पर अपनी उंगली चलाने की ज़रूरत नहीं उनको पड़ती है। वो बस फ़ोन को आगे करेंगे, नाम बोलेंगे सुभाष कुमार, और फ़ौरन वो नंबर आ जाएगा और मिला लेंगे। यानी वो जो 1-2 मिनट, 1 डेढ़ मिनट उसको सर्च करने में, नंबर को ऊपर लाने में, डायल करने में लगता था, वो भी ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सब रेडीमेड है। तो अब ऐसे लोग जो टेक्नो-सेवी नहीं माने जा सकते, थोड़े पुराने हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे का मतलब उनके पास कोई डिग्री या वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़े हों, साक्षर हों, वो भी वॉइस सर्च का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में अपने फीडेड नंबर्स को ढूंढने में। इतना आगे लोग निकल गए हैं। वो आप आसपास देखिए जो आपके विसिनिटी में लोग हैं, मोबाइल सबके पास होगा। बच्चे क्या क्या बूढ़े सबके पास मोबाइल है। वो गूगल वॉइस सर्च में आपको नाम बोलते हुए मिल जाएंगे। नाम बोलते ही उनका वो नंबर आ जाता है, फ़ौरन उसी को डायल करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। आप कभी अब निगाह दौड़ाइएगा जब किसी ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड में तो खैर बड़ी बसें होती हैं, जब तक उनको चलना ना हो ड्राइवर उस पर नहीं बैठते हैं, लेकिन ऑटो स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पे ड्राइवर टैक्सी में बैठ के अपने सवारी का इंतज़ार करता है। लेकिन 90% उसमें ऐसे हैं जो खाली बैठते समय आड़ लेकर, थोड़ी सी आड़, कि आने जाने वालों को स्क्रीन न दिखाई पड़े,
बगल वाले को स्क्रीन न दिखाई पड़े। थोड़ी सी आड़ लेकर वो इतने अभ्यस्त हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वो आड़ मिल ही जाती है और वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं। ये भी एक स्टडी के मुताबिक 50% से ज़्यादा खाली समय में ये लोग इसी तरह की का मटेरियल देखते हैं। पोर्नोग्राफी है या कुछ सेक्स से संबंधित चीज़ें हैं और कुछ आजकल कई साइट्स चल रही हैं जिनमें इस तरह की मूवीज़ हैं, उनको देखते हुए पाए जाएंगे। और अगर ये पॉर्न देखते देखते उन्हें कोई लड़की या महिला सवारी यानी यात्री मिल जाती है, वो फ़ौरन बिठा लेते हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सब कुछ वो देख रहे होते हैं। एक बार उस नज़रों से उसको स्कैन करेंगे, कम पैसा ही सही लेकिन उसको बिठा लेंगे, बैक मिरर से उसको देखते रहेंगे और जो थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा है उसको सोचते रहेंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसे गंदे, खराब विचार वाले और कामांध व्यक्ति को थोड़ा सा भी मौका मिल जाए, ज़रा सा भी एकांत मिल जाए, तो उस महिला सवारी के साथ, उस बच्ची के साथ जो सवारी के रूप में उसकी ऑटो या टैक्सी में बैठी है, वो उसके साथ क्या करेंगे? सिर्फ अंदाज़ा ही लगाइए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कितना बचाया जाए अपने आप को। ये बच्चियाँ, ये महिलाएँ, मतलब सारे यत्न करने के बाद भी जिस तरह की घटना मैंने आज आपको बताई है, इस तरह की दुर्घटना हो जा रही है। इसीलिए कभी भी अकेले दूर के रास्ते में टेम्पो या टैक्सी की सवारी में बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा न करें। सहयात्री हों, उसमें पुरुष हों, महिला हों, एक से अधिक हों, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अकेले ऐसी यात्रा से परहेज करें, बचें उनसे। और अगर बहुत अर्जेंट है, समय की कमी है, तो बैठते समय जैसे ही आप उस टैक्सी पर या ऑटो पर, टेम्पो पर बैठते हैं, तो उसके नंबर प्लेट की फ़ोटो अपने किसी जानकार को, अपने घर वालों को, अपने शुभचिंतक को भेज दीजिए। और ऐसा करते समय ध्यान रखिएगा कि ये बात ड्राइवर के संज्ञान में आ जाए कि उसकी फ़ोटो खींची गई है नंबर प्लेट की, ताकि उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहे। उसके मन में कुछ भी खुराफात रहे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दबाव उसके ऊपर रहे कि अगर वो कुछ करेगा उल्टा सीधा तो पुलिस उस तक ज़रूर पहुंच जाएगी। पर अब इन बच्चियों का क्या, ये बच्चियां बेचारी क्या करें? 8 साल की, 7 साल की, 6 साल की। अब मैंने अभी आपको जो एक उसका जलंधर के एक लेडी किलर का कल आपको जो किस्सा बताया था, उसने हिमाचल में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। 6 साल की बच्ची ने, उसने क्या देखा? इसी 8 साल की बच्ची में इस अपराधी ने, इस घोर अपराधी ने क्या ऐसा देख लिया? और बच्चियां भी कैसे पहचानें कि सामने जो खड़ा हुआ है ये इंसान है कि इंसान के भेष में भेड़िया है? थोड़ा सा मेच्योरिटी के बाद तो कुछ आदमी अंदाज लगा लेता है उसके हाव भाव से, उसके जेस्चर से, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, थोड़ा बहुत अंदाज लगा लेता है। लेकिन बच्चियों का क्या कसूर है? उनको तो पता भी नहीं लगेगा कभी कि सामने वाला क्या है कि इंसान है कि भेड़िया है। अब देखिए, आज की घटना का सबसे अच्छा पहलू ये था कि घटना होने के 11 महीने के भीतर ही विवेचना भी हो गई, ट्रायल भी हो गया और फांसी की सज़ा भी हो गई। काश यही जल्दी, अभी अपील में जाएगा ही जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इतनी ही जल्दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को अगर सुन लें और फांसी का ये एग्जीक्यूशन साल, 1.5 साल, 2 साल में हो जाए, तो हो सकता है इससे कुछ फ़र्क पड़े। अब जैसे इतने ढेर सारे कानूनी बदलाव हुए हैं पिछले 1-1.5 सालों में, बहुत बड़े बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में तो आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन और जुडिशरी के लिए भी तमाम बंदिशें लगाई गई हैं। तो काश इसी तरह की एक बंदिश, एक नियम, एक कानून ये भी बना दिया जाए कि ऐसे मामलों में जिनमें फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट से हुई है, उसकी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक अलग बेंच करे। उसके लिए एक ईयर मार्क बेंच हो जो केवल फांसी पर अपील की सुनवाई करे। बेशक उसे 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को वो दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुन ले और फिर वो उसका डिसीजन दे दे कि फांसी पर इसे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। लेकिन डिसाइड कर दें जल्दी।
और अगर इस तरह के जघन्य अपराध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये कहती है कि नहीं, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला बिल्कुल सही था, तो उसके एग्जीक्यूशन में बहुत देरी न लगे। तमाम कानूनी सुधारों के बीच एक सुधार ये भी होना चाहिए कि फांसी की सजा पाए हुए किसी अपराधी की अपील की सुनवाई भी एक अलग से। अब वो हुआ है कि उसने अपील की और 8 साल हाई कोर्ट ने लगा दिए ये बताने में कि हाँ, ये फैसला सही था कि गलत था। मान लिया ये फैसला सही था तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 5 साल उन्होंने भी लगा दिए और घटना को 10 साल में लोग, आधे से ज़्यादा लोग भूल जाते हैं। परिवार और परिवार का जानने वाला ही उस घटना को याद रखता है। लेकिन अगर घटना होने के पर्याप्त मौका दिया जाए, जल्दबाजी कोई न की जाए, लेकिन एक अलग बेंच बना के इसकी सुनवाई की जाए, और अगर ऐसे 20 केसेस में, 25 केसेस में एक केस में भी फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाता है तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। शायद इस पर कुछ असर पड़े समाज के इन ऐसे भेड़ियों पर, ऐसे कामांध व्यक्तियों पर, ऐसे राक्षसों पर जो 5 साल, 6 साल और 7 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये सिर्फ ये आशा है हम लोगों की, ये विश्वास है कि ज़रूर इससे कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक वो किस्सा आपने सुना होगा कि अरब देशों के बहुत ही कठोर कानून में एक जेबकतरा पकड़ा गया और उसे अदालत ने, समरी ट्रायल होता है वहाँ, 4-5 दिन में डिसाइड कर दिया कि इसको चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए। साबित हो गया कि इसने किसी की जेब काटी थी और जो कुछ उसमें से निकाला था वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी था। उस व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ इस जेब कतरे के इस एक्शन की वजह से। बहरहाल जब उसके फांसी की सज़ा चौराहे पर दिया जाना तय हुआ तो तमाशबीनों की भी भीड़ लगी और सब यही देख रहे थे कि जब जेब कतरे को आज चौराहे पर फांसी दी जाएगी। तमाशबीनों की उस भीड़ में भी 3 लोगों की जेब कट गई। अब कैसे कहा जाए कि साहब जेब कतरे को फांसी देने का क्या प्रभाव पड़ा कि उसी भीड़ में से 3 जेबें और कट गईं। तो ये एक हम लोगों की आशा है, या मैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी ये समझ है कि अगर जो अपराध हुआ है उससे 2 साल, 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम 5 साल के भीतर अगर वो दोषी है तो हर कोर्ट से जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट की जो सज़ा है अगर वो मान ली जाती है तो और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है 4-5 साल में, तो हो सकता है इससे कुछ इस तरह के अपराधों को पर कुछ असर पड़े। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा, उसमें वही है एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो आप उस पर इस तरह का कितना भी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल लें, जेब कतरे की फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ में भी लोगों ने जेब काट ली, हेरा फेरी से नहीं गए। तो अब इस आदत की सजा कैसे मिलेगी, ये ज़रूर एक विचारणीय प्रश्न है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।